हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले लेक्चर में बेटा हमने मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये डिस्कस किया था। उसमें हमने परसेंटेज, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम ये सारी बातें डिस्कस की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें मेथड है हमारा नॉर्मेलिटी। ये भी एक मेथड है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए। तो किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होती क्या है, एक बार डेफिनेशन देखो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखेंगे एक बार डेफिनेशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है प्रत्येक 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, वो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होती है। तो कैसे लिखेंगे इसको? नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एन, कैपिटल एन। तो किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला है। अगर सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे किसके? सोल्यूट के, और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब अगली बात ये आती है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाए? ग्राम इक्विवेलेंट किसके? सोल्यूट के। ये कैसे निकाले जाए? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो अगर आपको सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो क्या करोगे? जो सोल्यूट है उसका कितना मास दे रखा है ग्राम में, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। तो अब अगली बात यह आ जाती है कि ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास किसका? सोल्यूट का। तो हम पहले सीखेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाए। तो इक्विवेलेंट मास के लिए हम बता रहा हूँ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसका? सोल्यूट का। अब जो सोल्यूट है, सोल्यूट क्या होगा आपका? सोल्यूट कोई एलिमेंट भी हो सकता है, सोल्यूट आपका कोई एसिड भी हो सकता है, सोल्यूट आपका कोई बेस भी हो सकता है, सोल्यूट आपका कोई साल्ट भी हो सकता है, या कोई आयन भी हो सकता है। इनमें से कोई भी आपका सोल्यूट अगर है तो उनका इक्विवेलेंट मास कैसे आप निकालोगे? फर्स्ट है एलिमेंट का। एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल लेंगे? इसका फार्मूला है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का उसकी वैलेंसी से आप डिवाइड कर दोगे। जैसे एग्जांपल है, अगर मैं कहूँ कि एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकाल लो, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 27। तो 27/3, क्योंकि 3 वैलेंसी होती है किसकी? एल्यूमिनियम की। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 9 आ गया। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास निकालूं, मैग्नीशियम का अगर इक्विवेलेंट मास निकालें तो एटॉमिक मास 24 होता है। वैलेंसी मैग्नीशियम की कितनी होती है? 2 है। तो 12 इसका क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास। 9 इक्विवेलेंट मास आ गया किसका? एल्यूमिनियम का। तो इस तरह से एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाला जाएगा। दूसरा है एसिड का। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे आप? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। इसका फार्मूला देखो, मोलिकुलर मास जो एसिड का होता है, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड, इसको हम डिवाइड करेंगे बेसिसिटी से। एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना, मोलिकुलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। और बेसिसिटी क्या होती है? व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एनी एसिड? नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड।
कोई भी एसिड कितने H प्लस देगी वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब डिकम्पोज होगी तो ये कितने H प्लस देगी, 2H प्लस देगी ये। तो अब अगर हम इक्विवेलेंट मास निकाल लें सल्फ्यूरिक एसिड का, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 अगर निकाल लोगे तो देखो बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, 98 होता है। और हम मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं, जितने भी एटम है ना सबका मास जोड़ देते हैं। जैसे 2 इसका हो गया, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 हैं इसमें, 64 हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका 98। इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2 है। और बेसिसिटी होती क्या है किसी भी एसिड की, कितने H प्लस देगी कोई एसिड वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर दिया, इसका इक्विवेलेंट मास आ गया 49। किसी भी एसिड का ऐसे हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, उसको मॉलिक्यूलर मास से बेसिसिटी से हम डिवाइड कर देंगे। और बेसिसिटी होती क्या है, एक मॉलिक्यूल किसी भी एसिड का कितने H प्लस देगा वो उसकी बेसिसिटी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास बेस का। बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे आप निकालोगे, देखो मॉलिक्यूलर मास जो है बेस का जो भी मॉलिक्यूलर मास हो उसको एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे। और ये एसिडिटी क्या होती है, जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी थी, इसके अपोजिट बेस के लिए एसिडिटी होती है। और एसिडिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल बेस का कितने OH नेगेटिव देगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय एनी बेस। एक मॉलिक्यूल बेस का कितने OH देगा वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए पूछ ले, बेटा देखना एक मॉलिक्यूल में कितने OH नेगेटिव आएंगे, 2 OH देता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास देखो आप, मॉलिक्यूलर मास जोड़ देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 2 है तो 32 हो गया, और 2 ही इसमें हाइड्रोजन है, ये हो गया 58 हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो 58 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 2 OH नेगेटिव देगा। तो इसका कितना आ गया 29, इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया। उसके बाद देखेंगे कि जैसे साल्ट है आपके पास, साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, क्योंकि बेटा सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट मास निकालना सीखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास निकलेगा तभी आपकी नॉर्मेलिटी निकलेगी। तो एलिमेंट का हो गया एसिड बेस, साल्ट का देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास साल्ट का डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। मॉलिक्यूलर मास जो भी हो ना साल्ट का, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज, एक ही बात है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास निकाल लो, तो क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे इसमें जितनी भी पॉजिटिव वैलेंसी है। अब सोडियम कार्बोनेट जो है टूटता है, आप देखोगे कि 2Na प्लस और कार्बोनेट आयन ही देगा। तो कितनी इसकी पॉजिटिव वैलेंसी है, 2 इसकी पॉजिटिव वैलेंसी है, क्योंकि एक के ऊपर 1 प्लस चार्ज है, 2 के ऊपर 2 प्लस चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव वैलेंसी तो होगी इसकी 2। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया वो जोड़ देंगे सभी का। Na कितने हैं, 2 हैं, एक का कितना होता है 23, 2 का कितना हो गया 46, एक कार्बन है 12 इसका हो गया, 3 ऑक्सीजन है तो 48 इसका हो गया, ये हो गया 106। तो 106 तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया सोडियम कार्बोनेट का। पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया बेटा 53 आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस साल्ट। तो साल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास को टोटल पॉजिटिव वैलेंसी से हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आपका है इक्विवेलेंट मास किसी आयन का। आयन जैसे कैटायन हो, एनायन हो, किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, किसी भी आयन का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो उस आयन का फॉर्मूला मास जो भी होगा उसको हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे, चार्ज ऑन आयन।
ये आयन चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। जैसे कि आपके पास है ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन। तो अगर इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना पूछ ले सल्फेट आयन का, तो कैसे निकाल लेंगे? जो भी इसका फॉर्मूला मास है, और फॉर्मूला मास और कुछ नहीं होता, एटम्स का ही मास जोड़ना होता है उसमें भी हमें। देखो इसमें सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 है तो कितना होगा बेटा 64 हो गया, ये हो गया 96। 96 को मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से? 2 से। अब 2 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि चार्ज आयन के ऊपर कितना है? 2 है, तो कितना आ गया ये 48 आ गया। तो 48 क्या है? इक्विवेलेंट मास है इस आयन का। तो अभी हमने इसमें सीखा है कि अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो ये फार्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसका ये फार्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है वो मैंने यहाँ बताया है। इक्विवेलेंट मास एलिमेंट, एसिड, बेस, साल्ट या किसी आयन का। तो आप किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकाल के उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। और नॉर्मेलिटी का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको मैंने डिवाइड किया वॉल्यूम इन लीटर्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में? लीटर्स में। अगर आपको सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ जाए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यानी कि अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको सॉल्यूशन में से निकालने हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो क्या करोगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर ये वॉल्यूम ml में दे रखा है, लीटर्स में ना दे रखा हो, मिलीलीटर में दे रखा हो, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट लिखेंगे। जैसे नंबर ऑफ मिली मोल और नंबर ऑफ मोल निकाले थे ना हमने मोलैरिटी वाले में, ऐसे ही यहाँ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो जब वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो मिली इक्विवेलेंट निकल के आएंगे, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो आप क्या करोगे? नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का भी तरीका है। यूनिट क्या बन जाएंगी बेटा इसकी? देखना, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या बनेगी? क्या लिखा ऊपर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड किससे कर रखा है? वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या यूनिट बन गई? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी यूनिट बन जाती है, किसकी? नॉर्मेलिटी की। अब देखो इसको फर्दर, यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको कैसे निकालते हैं? इसको मैंने पहले जैसे आपको फार्मूले में बताया है, यहाँ पे दोबारा भी मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम इन लीटर्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। ये तो आपका आ गया ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम अगर ml में दे रखा है मिलीलीटर में, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी आ जाएगी सॉल्यूशन की। तो W2 बाई इक्विवेलेंट मास, ये तो हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, और ये हो गया वॉल्यूम इन लीटर। तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हमने मोलैरिटी में पढ़ा था कि 1 मोलर सॉल्यूशन होता है, ऐसे ही इसमें लिखेंगे कि अगर आपको लिखा हो कि 1 नॉर्मल सॉल्यूशन 1 N सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होगा? 1 नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो सॉल्यूट है किस में प्रेजेंट होगा? 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट होगा। 1 नॉर्मल सॉल्यूशन या 1 N सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। अगर आपको बोल दे कि डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो उसमें कैसे लिखोगे? डेसी का क्या मतलब होगा? 0.1, यानी कि 1/10 या n/10 लिखेंगे, कितना हो गया? 0.1 N हो गया। इसका क्या मतलब हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर, इसका ये मतलब हो गया। और अगर कहते कि सेंटी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है, सेंटी का मतलब क्या होता है बेटा? 100 होता है, 1/100, यानी कि आप इसको लिखोगे
0.01 नॉर्मल, इसको कैसे लिखोगे? 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं? 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट है। और अगर कह देना कि मिली नॉर्मल यानी कि n/1000, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.001 नॉर्मल। इसका मतलब है बेटा 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के कितने में है? 1 लीटर के अंदर है। इसका मतलब ये होगा। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होगी, ये कुछ बेसिक सी बातें इसके बारे में होगी। अब देखो उसके बाद न्यूमेरिकल भी इसके हम करेंगे नॉर्मेलिटी के। नॉर्मेलिटी देखो, जैसे क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in water in which 9.8 gram of H2SO4 is dissolved to form 250 cubic centimeter solution. Calculates the normality. Calculate the नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालो। कह रहा है कि कोई एक सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व कर रखा है, और सल्फ्यूरिक एसिड को कितना डिजोल्व किया? इसका मास कितना है? 9.8 ग्राम है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम 250 ml है। आपको क्या निकालनी है? इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। फार्मूला आपको पता ही है, सॉल्यूट का मास ग्राम में बाय इक्विवेलेंट मास इंटू VmL वॉल्यूम बाय 1000। बहुत आसान है। तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो वेट कितना दे रखा है, मास कितना है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का? 9.8 ग्राम है। ये लिख दिया 9.8 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? अभी आपको सिखाया है, इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाया सल्फ्यूरिक एसिड का। कैसे निकालते हैं एसिड का इक्विवेलेंट मास? कोई भी एसिड हो, उसका जो भी मोलिकुलर मास होता है उसको हम उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं। अब मोलिकुलर मास इसका 98 है, बेसिसिटी इसकी कितनी है बेटा? 2 है। और बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? एक मोलिक्यूल एसिड का कितने H+ देगा? तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा बेटा इसका? 49 हो गया। तो 9.8/49 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250 ml आपको वॉल्यूम बनाना है बाय 1000। ये नॉर्मेलिटी निकल के आ गई। बहुत आसान है। जब वॉल्यूम दे रखा हो तो डायरेक्ट हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको न्यूमेरिकल में वॉल्यूम नहीं दे रखा होता, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी, परसेंटेज स्ट्रेंथ दे दी, फिर आप नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? उसके लिए न्यूमेरिकल देखेंगे। यानी कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना दे रखा हो, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप होता है, और परसेंटेज स्ट्रेंथ गिवन हो, उस दौरान नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे आप सॉल्यूशन की? क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड which is 98% by mass having density 1.2 gram per cubic centimeter. Calculate the normality of solution. सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल लो। देखो ये है कि कोई सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पास, इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी है आपको, कितनी है? 98% है। क्या लिखा हुआ है? 98% बाई मास, यानी कि परसेंटेज कैसे एक्सप्रेस कर रखी है? W/W%। 98% बाई मास है। इसका मतलब ये है सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी भी गिवन है। ऐसे अगर न्यूमेरिकल होना तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, बहुत यूज़फुल रहेगी। आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट मास किसका?
सोल्यूट का। बहुत आसान हो जाएगा, एक ही स्टेप में न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। देखो नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है इसके, 98% दे रखी है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम दे रखी है, इंटू 10 बाई इक्विवेलेंट मास। अब सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास हमें पता है 49 होता है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा और लेंथी बना के इस न्यूमेरिकल को करोगे तो इसमें डेंसिटी दे रखी है, पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास बाय डेंसिटी, यानी कि 100 बाय 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो V क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। फिर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये वॉल्यूम लीटर में आएगा। थोड़ा लेंथी हो जाएगा न्यूमेरिकल, तो इस मेथड से नहीं करेंगे बेटा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी रहेगा। सबसे आसान मेथड ये है, ये ट्रिक लगाओ, न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाता है। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, यूनिट, इसके टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हमने किए हैं। और उसके बाद रिलेशनशिप देखेंगे हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब दोनों टर्म पढ़ लिया आपने, नॉर्मेलिटी भी पढ़ ली और इसके अंदर आपकी मोलैरिटी भी पढ़ ली। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, +1 के एनसीईआरटी के सिलेबस में नॉर्मेलिटी टॉपिक आपका नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आता है। हम मोलैरिटी ज़रूर है आपके सिलेबस में, तो नॉर्मेलिटी अगर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, नहीं तो जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें ज़रूर आएगा ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की, इसमें रिलेशनशिप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से। दोनों में रिलेशनशिप क्या है, देखो हम ये पढ़ के आए हैं। नॉर्मेलिटी होती क्या है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाले थे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट हमने कैसे निकाला था, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और इसको हमने निकाला था वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, एन क्या यहाँ पे है, नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास के इक्वल है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। और मोलर मास और इक्विवेलेंट मास किसकी बात चल रही है बेटा, सोल्यूट की, सॉल्वेंट की नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, ये इक्विवेलेंट मास है, नॉर्मेलिटी के साथ मल्टीप्लाई इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया, इक्विवेलेंट मास। और नॉर्मेलिटी को मैं N से डिनोट कर रहा हूँ और मोलैरिटी को M से, और मोलर मास और इक्विवेलेंट मास को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे N फैक्टर। मोलर मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हो ना तो ये N फैक्टर होता है, ये N फैक्टर हमें निकालना पड़ता है अलग अलग सब्सटेंस के लिए। जैसे एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना है बेटा, अभी करवाया आपको 98 है, सभी एटम का मास जोड़ दिया था, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 49, तो कितना आ गया इसका N फैक्टर इसका 2 आ गया। यानी कि N फैक्टर अगर एसिड के लिए बात करेंगे तो बेसिसिटी हो जाएगी, और N फैक्टर अगर बेस के लिए बात करेंगे तो उसकी एसिडिटी हो जाएगी, और अगर किसी साल्ट का N फैक्टर की बात करेंगे तो उसकी पॉजिटिव वैलेंसी हो जाएगी। वो मैंने निकालना आपको सिखा ही दिया है। तो ये एक रिलेशनशिप आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। तो अगर आपके पास मोलैरिटी गिवन है ना तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, आपके पास H2SO4 का सॉल्यूशन है कितना, 0.2 मोलर है, तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, मोलैरिटी गिवन है कितनी 0.2, N फैक्टर इसका कितना है, N फैक्टर इसका 2 है, जो कि क्या होती है इसकी बेसिसिटी, तो कितना आ गया 0.4 नॉर्मल।
यानी कि हम ये कहेंगे कि 0.2 मोलर 0.4 नॉर्मल के इक्वल होता है। ऐसे ही हमने जैसे नॉर्मेलिटी निकाली है मोलैरिटी से, ऐसे ही हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ये अगर सॉल्यूशन की क्या दे रखी हो, नॉर्मेलिटी आपको गिवन हो। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे भी सोल्व होते हैं। उसके बाद है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब देखो होती क्या है। फर्स्ट जैसे मोलैरिटी इक्वेशन, अब मोलैरिटी इक्वेशन हम यूज करते हैं कहाँ पे, इट इज यूज्ड इन डाइल्यूशन। कहाँ यूज करेंगे बेटा, डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन सभी को पता है, डाइल्यूशन होता क्या है, जब किसी सॉल्यूशन में हम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड कर देना वो डाइल्यूशन बोला जाता है उसको। तो ये इक्वेशन कहाँ यूज करेंगे बेटा, इट इज यूज्ड इन डाइल्यूशन। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये मोलैरिटी इक्वेशन है। दिस इज मोलैरिटी इक्वेशन। M1V1, M1 है मोलैरिटी इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है, मोलैरिटी फाइनल वॉल्यूम है, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये बिफोर डाइल्यूशन है M1V1, और M2V2 क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन है। जैसे इसका मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा हम, मोलैरिटी इक्वेशन का न्यूमेरिकल हम देखेंगे। प्रॉब्लम देखेंगे बेटा मोलैरिटी इक्वेशन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व आउट हो जाती हैं। जैसे कह रहा है कि एक कोई सॉल्यूशन आपके पास, ध्यान से देखना, एक सॉल्यूशन आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और कितनी इसकी कंसंट्रेशन है, 98% बाई मास है ये। तो ये कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि 98% बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, 98% बाई मास है, ये दे रखा है। आपको इसकी डेंसिटी भी दे रखी है सॉल्यूशन की, कितनी है डेंसिटी, 1.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसकी सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है। आपको क्या करना है, एक दूसरा सॉल्यूशन बनाना, इसमें से इसको यूज़ करके आपको एक दूसरा सॉल्यूशन बनाना है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% बाई मास, इतनी डेंसिटी है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से कितना वॉल्यूम निकाल दिया जाए, इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से कितना वॉल्यूम निकाल दिया जाए, और क्या करें, उसमें से कितना वॉल्यूम हमें निकाल दिया जाए, रिक्वायर्ड हो क्या करने के लिए, 5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। अब वॉल्यूम कितना बनाना है आपको, 5 लीटर, 5 लीटर ऑफ, और कितनी कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन हमें बनानी है यहाँ पे 0.5 मोलर का बनाना है, 0.5 m का बनाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बना दिया। तो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमने क्या बनाना है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है आपके पास, कंसंट्रेटेड से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें बनाना है। ये डाइल्यूशन से पहले की बात है, डाइल्यूशन से बाद की बात है। लिखा भी है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी कि इसमें से कंसंट्रेटेड एसिड में से मैं कितना एसिड निकाल के और कुछ वाटर उसमें मिला दूं, टोटल वॉल्यूम बनाया जाए 5 लीटर, और इस एसिड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी बनाई जाए, 0.5 मोलर बनाई जाए। बहुत आसान है बेटा, ये इक्वेशन यूज़ करनी है सिर्फ आपको। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी कि इसकी M1V1 इसकी M2V2 इक्वल पुट कर दो, सोल्व आपका न्यूमेरिकल। कैसे करोगे, देखो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी हो और डेंसिटी दे रखी हो ना, मोलैरिटी निकालने के बड़ी अच्छी ट्रिक बताई थी। कैसे, परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास। अब देखो इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, 98% दे रखा है। इसकी मोलैरिटी निकलेगी, इसकी मोलैरिटी निकलेगी 98% दे रखी है। डेंसिटी कितनी है, 1.84 ग्राम इसकी डेंसिटी दे रखी है, इंटू 10 बाई मोलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, 98 है। तो इसमें से कितना वॉल्यूम निकाल दिया जाए, यानी कि ये हो गया वॉल्यूम, इसमें से कितना हमें निकालना है, डैट इज इक्वल टू M2। M2 आपको तो गिवन है, कितना है, 0.5 मोलर है, और इसका वॉल्यूम भी दे रखा है कितना, 5 लीटर है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, ये वॉल्यूम निकालना है। भाई इसमें से कितना वॉल्यूम निकाल लें और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया जाए, तो बना लेंगे, बहुत ईजी है। तो वॉल्यूम अगर निकालना है इनिशियल,
तो निकाल दोगे 0.5 इंटू 5/1.84 इंटू 10, ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। यानी कि इतना वॉल्यूम इसमें से निकालना है और 5 लीटर एक सॉल्यूशन बनाना, कितनी कंसंट्रेशन का, 0.5 मोलर कंसंट्रेशन का। तो ये मोलैरिटी इक्वेशन है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं इसमें और इजीली सोल्व हो जाते हैं। जैसे ये मोलैरिटी इक्वेशन है ना, ऐसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी होती है, उसमें मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी हो जाती है बस। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ मोलैरिटी की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मेलिटी यूज़ करते हैं। तो ये तो होगी आपकी मोलैरिटी इक्वेशन या नॉर्मेलिटी इक्वेशन। जब डाइल्यूशन करते हैं तो उसके लिए बताया है आपको। अब देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, आप मिक्सिंग वर्ड लिखा है, अब डाइल्यूशन नहीं है, अब मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करेंगे हम सॉल्यूशन को, यानी कि जैसे एक जैसे नेचर के हों या अलग अलग नेचर के हों, मैं इसको क्लासीफाई ही कर देता हूँ। मिक्सिंग करेंगे सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस को जब आप मिक्स करोगे उसके लिए, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप। तो एक जैसे जो सब्सटेंस को मिक्स करोगे आप, उसके लिए आप देखोगे ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, एक ये सॉल्यूशन है जैसे HCl का। आपको इसकी मोलैरिटी बता दी जाए, इसका वॉल्यूम बता दिया जाए, इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम बता दिए जाए, और फिर इन दोनों को मिला दिया जाए। आप देखोगे कि सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस है, मतलब एक जैसे नेचर के हैं। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी H+ आयन देगी और ये भी H+ आयन देगी। तो एक जैसे नेचर के नहीं होंगे, अलग अलग नेचर के कब होते हैं, जब एक एसिड हो जाए एक बेस हो जाए, वो अलग अलग नेचर के होंगे। तो एक जैसे नेचर वाली चीज़ मिलाओगे, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाओगे, तो ये जो सॉल्यूशन बना, इसके H+ और इसके H+ ऐड नहीं हो जाएंगे, तो मोलैरिटी जुड़ जाएगी। तो फाइनल मोलैरिटी निकालने के लिए, फाइनल मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग जब आप करोगे, फाइनल मोलैरिटी जब निकालोगे ना, तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करना है, देखो, इसकी मोलैरिटी और इसका वॉल्यूम प्लस इसकी मोलैरिटी और इसका वॉल्यूम, दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ सम करना है। डैट इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी, यानी कि M3 लिख दिया जब यहाँ पे मिक्स कर दिया, और वॉल्यूम इनका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये तो बेटा जैसे 2 एसिड मिलाई हैं, ऐसे ही 3 एसिड होती तो मैं लिखता M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। 4 होती तो ऐसे ही मैं ऐड कर देता। तो अगर फाइनल मोलैरिटी आपको निकालनी यहाँ पे M3, तो निकाल दोगे M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। ये तो मोलैरिटी के लिए फाइनल मोलैरिटी। ऐसे ही अगर फाइनल आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो ना, जैसे एक जैसे सब्सटेंस मिला दो, तो उसके लिए भी आपकी जैसे रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है, तो उसमें रिजल्टेंट मतलब फाइनल हो गया। तो लिखोगे N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। ये तब है बेटा जब 2 एसिड मिला रखे हैं मैंने। 3 अगर होती तो मैं लिख देता M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, तो किसके इक्वल हो जाता, फिर M4 के इक्वल हो जाता, और वॉल्यूम सब का ऐड हो जाता, V1 V2 प्लस V3। अब इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे बेटा दिस। तो इसकी प्रॉब्लम देखेंगे बेटा कि सेम टाइप ऑफ जो सब्सटेंस हो ना, उनकी मोलैरिटी आप कैसे निकालोगे। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो 2 एसिड मिला रखी हैं, इसमें आपके पास 2 एसिड हैं, एक तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और एक आपके पास HCl है, तो दोनों एक जैसे नेचर के हैं, दोनों एसिड हैं। ये कह रहा है जैसे इस सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 100 ml, और इसकी मोलैरिटी कितनी है, इसकी मोलैरिटी है 0.2 मोलर दे रखी है इसकी कंसंट्रेशन। इसमें देखेंगे HCl, इसका वॉल्यूम कितना है 50 ml दे रखा है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर दे रखी है। अभी दोनों एक जैसे के हैं, तो आप इनको मिला दोगे, यहाँ पे मिक्स कर दिया आपने दोनों, तो इन दोनों की मोलैरिटी जुड़ नहीं जाएगी, दोनों का वॉल्यूम जुड़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। यानी कि आपको ये मोलैरिटी निकालने के लिए पूछ लेना, तो हम यहाँ पे इसकी फाइनल मोलैरिटी या रिजल्टेंट मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो निकालो भाई,
M3 आपको निकालना है। M3 निकालना है, इसकी मोलैरिटी और इसका वॉल्यूम। इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.2 मोलर है। इसका वॉल्यूम कितना बेटा? 100 ml है। प्लस इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.1 मोलर है, ये होगी। और इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम दे रखा है 50 ml है। और टोटल वॉल्यूम ये इसके साथ मल्टीप्लाई था तो यहाँ आ गया। टोटल वॉल्यूम कितना? 50 ml और 100 ml मिलाओगे तो कितना हो गया? 150 ml हो गया। अगर यहाँ लीटर में होता, इधर भी लीटर में होता, तो इसको भी लीटर में ही बदलते आप। ml में दे रखा है तो सारे उसमें लोगे। M3 ये कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। और ये कितना आ गया? 5 आ गया बाय 150, यानी कि 25 बाय 150। ये आपकी क्या आ गई? रिजल्टेंट मोलैरिटी आ गई, जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया हो। मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी दे रखा हो तो भी आप ऐसे ही करते। अब इसके लिए देखेंगे बेटा प्रॉब्लम। अब इस तरह की प्रॉब्लम देखेंगे बेटा, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस मिक्स कर दिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एसिड और बेस को मिक्स कर दूँ। एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो एसिड बेस के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, आप पढ़ के आए हो, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इसका फार्मूला है आपका, ये है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है, जब एक जैसे नेचर वाले सब्सटेंस नहीं हैं, तो ये Na है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, Va है वॉल्यूम ऑफ एसिड, माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, और इसका मॉडुलस है बेटा बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस, यानी कि टोटल वॉल्यूम हम कह सकते हैं। तो इसको प्रॉब्लम से देखेंगे। जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये आपके पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है और इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? ये है 0.1 नॉर्मल दे रखा है आपको। और वॉल्यूम इसका कितना है? वॉल्यूम है इसका 100 ml। और एक आपके पास बेस है, बेस कितना है? बेस है आपके पास NaOH, और वॉल्यूम इसका कितना बेटा? 50 ml है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1 नॉर्मल है। अब तुम दोनों को मिलाओगे, एसिड और बेस को मिलाओगे, तो एसिड और बेस मिलके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो जो फाइनल नॉर्मेलिटी आएगी ना, ध्यान रखना, फाइनल नॉर्मेलिटी उस चीज़ की निकल के आती है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे कि यहाँ एसिड ज़्यादा हो, बेस कम हो, तो यहाँ नॉर्मेलिटी एसिड की निकलेगी, या बेस ज़्यादा हो, एसिड कम हो, तो यहाँ फाइनल नॉर्मेलिटी किसकी निकलेगी? बेस की आएगी। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि फाइनल नॉर्मेलिटी में ज़्यादा कौन चीज़ बच गया? देख लो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट देख लो, 50 इंटू 0.1, 100 इंटू 0.1। तो आप देखोगे कि रिजल्टेंट जो नॉर्मेलिटी जब आप निकालोगे, फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 0.1 दे रखी है। 0.1 नॉर्मल है, और वॉल्यूम इसका कितना दे रखा बेटा? 100 ml है। माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ बेस कितनी है? 0.1 नॉर्मल है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका? 50 ml है। बाय टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100, ये होगा 150 होगा बेटा टोटल वॉल्यूम। यानी कि आप देखोगे कि 0.1 इंटू 100 ये कितना आ गया? 10 आ गया। 10 मिली इक्विवेलेंट आ गए इसके। जैसे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मेलिटी से तो मिली इक्विवेलेंट आते हैं, तो 10 मिली इक्विवेलेंट इसके, अगर 5 मिली इक्विवेलेंट आ गए इसके बाय टोटल वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है बेटा, इसके 10 मिली इक्विवेलेंट इसके 5 मिली इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन कर गए। यहाँ इसके 10 मिली इक्विवेलेंट जो थे, और इसके 10 मिली इक्विवेलेंट थे, और इसके कितने मिली इक्विवेलेंट थे? इसके 5 मिली इक्विवेलेंट थे। तो इसके 5 मिली इक्विवेलेंट इसके 10 में से 5 मिली इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। तो इसमें जो आएगी ना फाइनल इसमें क्या बचेगा? 5 मिली इक्विवेलेंट। ये क्या बच गया आपके पास? 10 में से 5 किसके मिली इक्विवेलेंट बच गए? एसिड के बच जाएंगे, क्योंकि एसिड के अमाउंट ज़्यादा है। एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं? 10 हैं। बेस के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं? 5 हैं। तो 5 मिली इक्विवेलेंट बच गए किसके? आपके एसिड के बचे हैं 5/50। तो ये आपकी फाइनल नॉर्मेलिटी आ जाएगी, जो कि रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। और रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी यहाँ किसकी आई है? एसिड की आई है बेटा। और अगर मिली इक्विवेलेंट बेस के ज़्यादा होते तो फाइनल नॉर्मेलिटी किसकी आती है? बेस की आती। जो जिसके मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे ना, उसी की नॉर्मेलिटी निकलेगी। यानी कि यहाँ पे H+ आयन्स ज़्यादा हो गए ना, किससे? OH नेगेटिव आयन से, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट एसिड के ज़्यादा है। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉब्लम। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन हमने देखी है, मोलैरिटी के फार्मूले बताए हैं। जब एक जैसे नेचर वाले सब्सटेंस आप ऐड कर दो, ऐसे ही नॉर्मेलिटी के लिए बताया है। अलग अलग नेचर वाले सब्सटेंस को जब आप मिक्स करते हो मिक्सिंग के लिए,
तो उसमें रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आप कैसे निकाल लोगे, वो न्यूमेरिकल हमने प्रॉब्लम इसमें की है। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में गिवन हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।